सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में फेब्रवरी मंथ के 4th वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करके खत्म करते हैं फटाफट। तो इस प्रश्न में आपको बताना है द ग्रेट टेक गेम नाम की बुक को किसने लिखा। अनिरुद्ध सूरी ने। भारतीय लेखक है अनिरुद्ध सूरी और इन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। इस बुक में इन्होंने ये बताया कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अभी बुक लिखी थी किसने? चंद्रचूड़ घोष ने। बुक का पूरा नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। जयंता घोषाल ने कौन सी बुक लिखी है? ममता बियॉन्ड 2021। और शशि थरूर ने लिखी है प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडित्रे। बढ़ते आगे। बताइए, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक को किसने लिखा है? मिथिलेश तिवारी ने। और जो भजन गायक है अनूप जलोटा, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। लिखा किसने? मिथिलेश तिवारी ने। तो इसमें कैप्टन एडी मानेक के बारे में बताया गया है जो टैलेंटेड युवाओं को कप्तान बनाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उनका परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिल गेट्स ने अभी कौन सी बुक लिखी? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। और अटल बिहारी जी के जीवन पे अटल बिहारी वाजपेयी नाम की बुक को लिखा सागरिका घोष ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस बुक को किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नाम की बुक को किसने लिखा? प्रियम गांधी मोदी ने। तो प्रियम गांधी मोदी, अभी इन्होंने बुक लिखी है, नाम याद रखना, ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। इस बुक में क्या बताया गया है कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से जूझा और उभरा भी है। अभी इस बुक को हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने लॉन्च किया है। संजू वर्मा की बात करेंगे तो इन्होंने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को लिखा। स्मृति ईरानी, महिला व बाल विकास मंत्री, इनका पहला नॉवेल आया है, लाल सलाम उसका नाम है। सलमान खुर्शीद, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम नाम की बुक को लिखा है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। और किस कैटेगरी में? 55 किलोग्राम कैटेगरी में। और किस टूर्नामेंट में? सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में महिलाओं के 55 किलोग्राम कैटेगरी में, याद रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। चलो आप लोग बताइए, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल होंगे कहाँ पर होंगे? और आपको याद दिला दूं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। और मीराबाई चानू को एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। वेटलिफ्टिंग से कुछ पॉइंट आपको याद दिला दें। पहले तो ये याद रखो, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? अभी नए बने हैं, सहदेव यादव। और अभी दिसंबर के महीने में हमने पढ़ा था ताशकंद में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें संकेत महादेव सागर ने गोल्ड जीता था। उसके अलावा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने? लॉरेल हबर्ड बने। ये वेटलिफ्टर हैं। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी वेटलिफ्टर ही थी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर होगा दबंग दिल्ली ने। तो जोगिंदर नरवाल की कप्तानी में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है। इस बार ये प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण है। तो याद रखना, 8वें सीजन की विजेता बन गई है दबंग दिल्ली। इससे पहले 7 सीजन हो चुके हैं। तो सबसे पहला वाला किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था यू मुंबा को हरा करके। और अभी 8वां जीत लिया दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। बताइए, फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो हिटमैन के नाम से मशहूर हैं रोहित शर्मा। और अभी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। 123 मैच में 3307 रन इन्होंने बनाए। दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड के मार्टिन
गुप्टिल और तीसरे नंबर पे विराट कोहली है। अच्छा, शकीबुल गनी का नाम याद होगा आपको, अभी रणजी में जो इनका डेब्यू मैच रहा उसमें ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गई है। 341 रन बनाए इन्होंने। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये किसने जीता? भारत ने जीता, 5वीं बार जीता है। किसको हरा के जीता? इंग्लैंड को हरा के। और इसमें भारत के कप्तान कौन थे? यश धूल थे। अभी 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम कौन सी बनी? भारत। और इसमें 1000वां मैच कहाँ पे खेला था? मोटेरा स्टेडियम में, जो कि गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। नाम क्या है उनका? इलीन एश। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का भी तो निधन हो गया। उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू है। अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? वी.आर. वनीता ने। चलो बताओ, किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? और ऐसा करने वाली ये पहली टीम बनी है, गुजरात टाइटंस। तो याद रखना, बढ़ते आगे। अब बताओ, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड जीता? सादिया तारिक। तो अभी भारत की वुशु खिलाड़ी हैं ये सादिया तारिक। इन्होंने रशिया की राजधानी मॉस्को में खेली जा रही वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये सादिया तारिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है। बढ़ते आगे। बताइए, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को एनजीओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। हर साल 27 फरवरी को ही मनाते हैं ये नेशनल प्रोटीन डे। इस बार की थीम याद रखो आप, तो फूड फ्यूचरिज्म। पहली बार 2020 में मनाया था हमने ये। तो प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 ये किस दिन आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। अभी इन्होंने 27 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान मनाया। वैसे वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और हमने पढ़ा था ना अभी, पाकिस्तान ने पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान दिया था। किसको? बिल गेट्स को। वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। अब याद रखना, ये फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है रेयर डिजीज डे के रूप में। तो 2022 में हम इसे 28 फरवरी को मना रहे हैं। तो ये जो दिन है ये दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवार के लिए उपचार और चिकित्सा तक पहुंच में सुधार के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया था। थीम क्या है? अपने संग साझा करें, शेयर योर कलर्स। फिर बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ये हम मनाते हैं 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे? सर सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव की खोज की थी और उसके लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसीलिए 28 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या रही? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है जो हम 10 नवंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखना ये भी। बताइए, अभी किस आईआईटी ने दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर जिसको नाम दिया नासो 95 इसको लॉन्च किया है। उनका दावा है कि यह दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर है और N95 जो मास्क आता है, फेस मास्क आता है, उतना ही इफेक्टिव है, प्रभावी है। और नैनो क्लीन ग्लोबल जो कि स्टार्टअप है उसके अनुसार नासो 95 इस्तेमाल करने वालों की नाक के छेद में ये चिपक जाता है और बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण और वायु प्रदूषण को रोकने का काम करता है। अच्छा मुझे बताओ, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहाँ पे लगाया गया था? चंडीगढ़ में। और आईआईटी से आपको याद आएगा, चलो आप बताओ, भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां के दुबई शहर में बनेगा।
उसके अलावा आपको याद है ना, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने बनाया था? आईआईटी रोपड़ ने, जिसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। और आईआईटी मद्रास ने अभी पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, जिसका नाम है नियो बोल्ट, उसको डेवलप किया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो भोपाल मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां हिंदी में पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस। और इस प्रकार से गांधी मेडिकल कॉलेज देश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाया जाएगा। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने वाला। हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। अच्छा, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी किसने जीता? दया प्रकाश सिन्हा ने, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। ये ध्यान रखना है आपको, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा दीपक धर। तो अभी दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया। बोल्ट्जमान मेडल ये हर 3 साल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं, इन्हें 1991 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस प्रश्न से सिंपल सा आपको याद रखना है, बोल्ट्जमान पदक पाने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? दीपक धर। सीधी बात। आप तो ये बताओ फिर, अभी 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 3 जनों को मिला है, नाम सुनो, सुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जिया परीसी। बाकी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसको मिला था? ये दिया किसने था? आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। किसे? सतीश अडिगा को। और जेसी चौधरी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अनुकृति उपाध्याय किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार इन्होंने जीता। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए, डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। तो अभी डिश टीवी इंडिया ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी ऋषभ पंत आपको याद होंगे उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 भी मिला था इनको। मणिका बत्रा ये टेबल टेनिस प्लेयर है, adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मनोज तिवारी ये बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने। और दिशा पाटनी ये बाटा इंडिया की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए, किसे राष्ट्र ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अभिषेक सिंह को। तो अभी IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO हैं ये अभिषेक सिंह। इनको नए राष्ट्र ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। बाकी KN राघवन इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष बने थे ये। बाकी G अशोक कुमार, चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, 2 G अशोक कुमार हम लोगों ने पढ़े थे, वो क्या क्या बने हैं ये आप बताओ। और N नागेश्वरन तो आप जानते ही हो, फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन बन गए। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो अभी अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने संघीय अपील अदालत में न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया है। और इस तरह से वह पहली अश्वेत महिला बन गई हैं जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया। और इस तरह से वह कोर्ट में सेवा देने वाली 6ठी महिला भी होंगी। ध्यान से सुनना, पहली तो अश्वेत महिला है और केवल महिलाओं में बात करोगे तो 6ठी महिला है, ये कहने का मतलब है। माया एंजेलो नाम पता है? अभी पढ़ा था हमने, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है ये। नागुजी ओंकाजाईवेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी ये, नाइजीरिया से हैं ये। सराय खुमालो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी ये, साउथ अफ्रीका की है ये। अच्छा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो पहली महिला जस्टिस कौन थी? फातिमा बीवी। क्या पहली महिला चीफ जस्टिस कोई है? अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकती हैं बीवी नागरत्न। और वर्तमान में कौन है ये बता दो आप तो, NV रमन्ना है 48 नंबर के। ध्यान रखना, बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है साइबर हमलों में तीसरा सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा बना। तो आंसर होगा भारत। तो अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र साइबर अपराधियों के द्वारा हमला किए जाने वाला सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो IBM की इस रिपोर्ट में जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत ये साइबर हमलों में सबसे अधिक प्रभावित देश रहे हैं। साइबर हमलों में सर्वर एक्सेस अटैक का देखोगे तो 20% हिस्सा रहा है। रैंसमवेयर जो मालवेयर है उसके अनुसार देखोगे तो 11% और डेटा चोरी देखोगे तो 10% शामिल है। अच्छा, IBM से याद आएगा, IBM एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बंगलुरु में एक साइबर केंद्र शुरू कर रहा है और अभी मध्य प्रदेश ने कहा था कि वो बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। उसके अलावा मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। अभी 2021 में हमने पढ़ा था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आया था जिसको जारी किया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। उसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे था US। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो आंसर होगा 43। तो ये है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जिसमें भारत 55 देशों में से 43वें 43 नंबर पे रहा है। इसमें टॉप पे USA रहा, सेकंड पे UK रहा, थर्ड पे जर्मनी रहा। भारत 43 पे है और लास्ट 55वें नंबर पे वेनेजुएला है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलो बताओ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाते हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास जिसको कहते हैं मिलन 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है ये मिलन 2022। ये 25 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। अच्छा मुझे बताओ अभी ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है जो इसका 6वां एडिशन था किन किन के बीच में हुआ था? भारत और ओमान के बीच में, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। और ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? बीकानेर में। जबकि मरु महोत्सव मनाया गया था जैसलमेर में। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो पहली बात तो क्या है ये एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन? कहाँ पे? बेलगाम कर्नाटक में। ये अभी हो गया है फरवरी 27 फरवरी को शुरू हुआ था और ये इसका तीसरा संस्करण है 2022 में भारत और जापान के बीच में। अच्छा वैसे जापान के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? एक तो ये धर्मा गार्जियन हो गया, एक जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज हो गई, एक शिन्यू मैत्री करते हैं, एक सहयोग काजिन करते हैं और अभी साझा समुद्री अभ्यास भी किया था और एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज में भारत होता है, जापान होता है, ऑस्ट्रेलिया भी होने लग गया और US भी होता है। अच्छा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और पूर्व प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, शिंजो अबे की बात कर रहा हूं। 2 कारण हैं। एक तो 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और अभी 2022 में नेताजी अवार्ड दिया हमने इनको, तो याद रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी फरवरी 2022 में भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। मिशन का नाम याद रखना। बाकी आपको याद होगा अफगानिस्तान से हमने भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन खात्मा तो एक बुक का नाम है जिसको लिखा है RC गंजू ने। और ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया था पूरी यात्रा में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। तो ये ध्यान रखना। अच्छा यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्लांट बेस्ड यानी कि पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी कनाडा जो है ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। एक तो ये याद रखना। और इस वैक्सीन को किसने बनाया? मेडिकेगो ने बनाया। ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है जो कि 18 से लेकर 64 वर्ष के आयु के वयस्कों को दी जाएगी। अच्छा DNA बेस्ड अभी पहली वैक्सीन कौन सी बनी थी?
जाइकोव डी जाइडस कैडुला ने बनाई थी इसको। और डीएनए बेस्ड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका भारत। और प्लांट बेस्ड पूछेंगे तो कनाडा आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, उनका निधन हो गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे ये हेमानंद बिस्वाल, जिनका भी निधन हो गया। ये 82 वर्ष के थे। देखो उड़ीसा की बात है ना, तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। वैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा याद रखना भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना रहा है राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और बिरसा मुंडा के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, वो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और बिरसा मुंडा से एक इम्पॉर्टेंट डे हम लोग मनाएंगे अब, जिसे हम कहेंगे जनजातीय गौरव दिवस। आप बताओ वो डे कौन सा है, उसकी तारीख क्या है और कौन से महीने में आता है? हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्र के अंदर जो भी वन्यजीव हैं उनकी तस्करी को रोकना और उनके अवैध शिकार को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरामंडल तट। और मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं। और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। मीनाक्षी मंदिर भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदुरै में वैगई नदी के किनारे, जो कि किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व न्यूज में है अभी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसे TX2 अवार्ड मिला था, याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने कहां पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। सर्बानंदा सोनोवाल शिपिंग मंत्री हैं ये, और आयुष मंत्री भी यही है। और अभी इन्होंने ही विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन यानी कि ड्रेजिंग म्यूजियम का उद्घाटन किया। अब इसमें क्या होगा? तो पुरानी पुरानी जो समुद्री संरचनाएं हैं, समुद्र के अंदर जो मशीनें जाती हैं, जैसे साफ सफाई करने वाली मशीनें, और पुरानी तस्वीरें हो गई, ऐतिहासिक मील के पत्थर हो गए, उन सब का यहाँ पे मतलब प्रदर्शन किया जाएगा। म्यूजियम है ना, तो पुरानी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला रॉक म्यूजियम, ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला मरीन म्यूजियम, समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। बताओ, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? केरल के अल्लापुझा में। और भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुला? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजावुर में। बताओ, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? 18 मई को मनाया गया। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में चैंपियंस लीग 2022 के लिए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किस शहर को चुना गया? तो आंसर होगा पेरिस को। तो देखो, एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, पहले से रशिया का जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे होना था। लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है, जो ये कारण हो रहे हैं, सभी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया पे, सभी चीज़ों से रशिया को हटाया जा रहा है, उसी के चलते रशिया से इसकी मेजबानी भी छीन ली है। तो अब फ्रांस में होंगे ये, याद रखना। 2021-22 के मेंस चैंपियनशिप लीग का फाइनल अब सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेरिस में खेला जाएगा। और पेरिस में ही 2024 में आपके समर ओलंपिक भी होने हैं। अच्छा, फीफा की बात करते हैं ना, तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ पूरा फरवरी आपका एंड हो चुका है। और फरवरी के जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं उन सभी के क्विज आपकी डाल दी गई है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अब ये आपके ऊपर है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो मन लगा करके। और देखो, वीडियोस पे आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो फिर एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो आप लोग चाहते हो सीरीज़ को रेगुलर कंटिन्यू रखा जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, अपना लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।